जय श्री राम। मैं अश्विनी कुमार अग्रवाल आप लोगों के सामने आज फिर से प्रस्तुत हूँ अपने राहु सीरीज़ का आखिरी वीडियो लेके। हमने जब ये यात्रा शुरू की थी तब शुरू किया था कि राहु के मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। उसके बाद जब इसे समझ लिया कि राहु किन चीज़ों को डिनोट करता है, किन चीज़ों का सिग्निफिकेटर है, फिर हमने हर भाव की यात्रा करते हुए आगे बढ़े और हमारी प्रणाली जो थी वो बहुत साधारण सी समझ में आने वाली थी कि हर भाव जो है वो क्या दर्शाता है और राहु जब उसमें बैठता है तो उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति कैसा फल देता है। अभी हम लोग जो हैं आज 12वें भाव की चर्चा करेंगे। 12वां भाव कुंडली का लगन से पहले वाला भाव होता है, जो बीचों बीच का खाना होता है उससे पहला वाला भाव जो होता है वो 12वां भाव कहलाता है। अब हम इसको समझते हैं कि 12वां भाव किन किन चीज़ों का कारक है या क्या क्या चीज़ें सिग्निफाई करता है। आज मैं पुनः एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी जो भाव होता है उसे आप समझ लीजिए एक स्टोर रूम की तरह, कि उसमें ढेर सारी चीज़ें और आइटम्स पड़े हुए हैं और जो ग्रह वहाँ पे बैठता है उस ग्रह का प्रथम कर्तव्य ये होता है कि उस भावों से जुड़ी हुई चीज़ों को वो आपकी ज़िंदगी में सामने ला के रखे। अब वो ग्रह जिस प्रवृत्ति का होगा, उसका जो नेचर होगा, वो उसके अनुसार काम करेगा। मान लीजिए कोई एक दफ्तर है, या दफ्तर नहीं, हम एक दुकान की बात करते हैं। एक दुकान है और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो काम करने के लिए, सामान बेचने के लिए। अब अगर वो व्यक्ति अपंग है तो सामान बहुत धीरे से लाके दे पाएगा, ऊंची जगह पे रखा हुआ सामान आपको नहीं दे पाएगा। और अगर वो हिष्ट पुष्ट है और समझदार है तो चीज़ों को ढूंढ के निकाल के भी आपको दे पाएगा, सही प्राइस उसकी बता पाएगा। तो इसी तरह ग्रह का काम होता है कि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल देने के लिए उस ग्रह के अंदर अपनी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसके अनुसार ये कार्य करता है। यही प्रणाली हमारी अभी तक रही और हमने 1 से लेकर 11 भावों तक की चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु जब 12वें भाव में हो तो वो क्या बताता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 10वां भाव जो होता है वो हमारे कर्म का होता है, 11वां भाव जो होता है वो हमारी इच्छाओं का होता है। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे इच्छा पूर्ति होती जाती है तो उसके बाद आदमी जो है वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मतलब इच्छाएं तो अब पूरी हो गई, अब कुछ बचा नहीं है तो क्या है, तो फिर वो मुक्ति की तरफ वो प्रयास करने लग जाता है। इसलिए 12वां भाव जो है वो हमारे ऋषि मनीषियों ने सबसे पहले मोक्ष का, मुक्ति का, लिबरेशन का रखा है। और 12वें भाव में जब ये राहु बैठेगा तो किस तरह से काम करेगा वो हम अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा 12वां भाव हमें और क्या क्या चीज़ें दर्शाता है। 12वां भाव कहते हैं एक्सपेंसेस का है, हमारे खर्चों का, एक्सपेंडिचर का आप समझ लीजिए। 12वां भाव जो है लॉसेस का है। 12वां भाव सॉलिट्यूड और आइसोलेशन का है। 12वां भाव जो है वो फॉरेन का है, अनफेमिलियर प्लेसेस का कहूँगा मैं, फॉरेन से ही सिर्फ नहीं कहूँगा, अनफेमिलियर प्लेसेस जो हैं उसका है। 12वां भाव जो है वो हमारी प्राइवेट बेड लाइफ का जो होता है, बेड प्लेजर, उसका भी आता है, तो हम प्राइवेट लाइफ समझ सकते हैं इसमें। 12वां भाव जो है वो हमें साथ में ये भी दर्शाता है कि हमसे जो चीज़ छूट रही है और हमें एक कोने की तरफ वो ले जा रही है, वो सारी चीज़ें जो 12वें भाव से देखी जाती हैं। और 12वें भाव में आदमी एकांत महसूस करता है या अकेलापन महसूस करता है। तो फिर चाहे जेल हो, आश्रम हो, हॉस्पिटल्स हो, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो 12वें भाव से देखे जाते हैं। जैसे हमने चर्चा करी कि 12वां भाव विदेश का है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी इसी 12वें भाव से देखे जाते हैं। ये सब चीज़ें हुई जो 12वें भाव से हम देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि राहु की अपनी प्रकृति क्या है। राहु जो है वो फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है। राहु अनफैमिलियर प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। राहु फियर को रिप्रेजेंट करता है।
राहु लस्ट को रिप्रेजेंट करता है, राहु ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, राहु एक्सट्रीम डिज़ायर्स जो होती हैं हमारे अंदर उनको रिप्रेजेंट करता है। राहु टेक्नोलॉजी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एनीथिंग दैट इज़ न्यू एंड लेटेस्ट राहु उसको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो हम फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं या आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो हम बात करते हैं, राहु उन सबको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें तो राहु जो है वो अनकन्वेंशनल एनवायरमेंटल या आपके काम करने की जो पद्धति है वो अनयूजुअल अनकन्वेंशनल होती है, विच इज़ नॉट नोन और फिक्स्ड या सेट प्रोसेस जो है वो नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहु जो है वो एक असुर है। तो राहु आपको कुछ भी दे, कितना भी मेटलिस्टिक प्लेजर दे, राहु जो सबसे बड़ा कारक है वो मेटलिस्टिक प्लेजर्स का भी है, वो मेटलिस्टिक प्लेजर कितना भी दे लेकिन उसके अंदर एक भावना आपको कष्ट पहुंचाने की ज़रूर रहेगी। तो राहु क्या करेगा, देने के बाद लेना भी जानता है। राहु जो है वो चीटिंग का भी जो है उसमें एक एलिमेंट जो है वो राहु का ज़रूर रहता है। इसलिए राहु शॉर्टकट्स है, राहु ब्रेकिंग द बाउंड्रीज़ है। ऐसे काम करना जो साधारण तौर पे नहीं किए जाते, वो सारे काम जो हैं वो राहु से देखे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब राहु 12वें भाव में आ जाएगा तब क्या करेगा। अभी हमने बताया कि 12वां भाव जो है घर से दूर, विदेश का, फॉरेन लैंड का, अनफैमिलियर प्लेसेस का है। तो राहु जो है वो विदेश आपको ले जा सकता है। राहु आपको विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है। तो एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू द फॉरेन, वो सब चीज़ें जो हैं हम राहु से जान सकते हैं। तो अगर 12वें घर में राहु बैठा है तो इसका मतलब हम एक ओपन स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आप फॉरेन से जुड़ा काम करेंगे, आपके इंटरनेशनल कनेक्शंस होंगे, आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं, चाहे कुछ दिनों बाद वापस ही क्यों ना आ जाएं। ये डिपेंड करेगा और चीज़ों पे, ये आपके 4th हाउस पे डिपेंड करेगा, 4th लॉर्ड पे डिपेंड करेगा, 9th हाउस, 9th लॉर्ड, इस पे डिपेंड करेगा, मून की क्या स्थिति है, दशाएं क्या है। इन सब चीज़ों के ऊपर समग्र रूप से देखने के बाद हम बता सकते हैं कि व्यक्ति फॉरेन में सेटल हो पाएगा या फॉरेन में जा पाएगा या अपना काम प्रोजेक्ट करने के बाद वापस आ जाएगा। दूसरा, जैसे हमने कहा कि राहु जो है वो 12वें भाव में बैठेगा तो उसका एक और फैक्टर है स्लीप फैक्टर, सोने का, शयन कक्ष जिसे हम कहते हैं। अब ऐसे राहु क्या करेगा कि राहु में, जैसे आमतौर पे लोग बोल देते हैं राहु इन 12th हाउस मीन्स इंसोमेनिया, कि भाई उसे नींद ही नहीं आएगी। कुछ हद तक कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन मैं इसे कम्प्लीटली ठीक नहीं मानता हूँ। उसका कारण क्या है? देखिए, राहु जो है वो आपकी इमेजिनेशन है, राहु अनसर्टेन मेंटल एक्टिविटीज़ है। तो अब आप सोचिए, दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों, अनसर्टेन एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व हो रहा हो राहु, और राहु फियर है। एंड कैसा फियर? विच इज़ अ अननोन प्लेसेस का फियर, अननोन थिंग्स का फियर। अननोन फियर जो है वो राहु है। इमेजिनेटिव भी हो। अब इस बीच में उसके अंदर ढेर सारी इच्छाएं, डिज़ायर्स, जिसके हमने अभी ऑब्सेशन की बात करी, वो भी पैदा हो जाए। तो क्या होगा? आपका दिमाग ऐसी उलझनों में, ऐसे लूप में रहेगा कंटिन्यूसली कि आप मन को विश्राम नहीं दे पाएंगे, और जब तक मन विश्राम नहीं पा पाएगा तो वो नींद कैसे पाएगा? इसलिए राहु को हम ये कहते हैं कि जब राहु 12th में होता है तो या तो बहुत इरेगुलर स्लीप देता है, या अनयूजुअल टाइम पे आपको स्लीप देता है, या नींद में कमी पैदा कर देता है, या कई बार ये एक्सेसिव स्लीप भी आपको दे सकता है। तो राहु जो है वो इस तरह के काम करता है। अब आता है कि खर्चे जो हैं, एक्सपेंडिचर जो हैं, वो भी राहु से देखे जाते हैं। तो मैं 12वें भाव में जो एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं अपने इस वीडियो के अंत में ज़रूर करना चाहूँगा। राहु जो है वो किन चीज़ों पे खर्चा कराएगा? राहु जो है वो आपके कंफर्ट्स, लग्जरी, इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो नेचुरली इससे जुड़ी चीज़ों पे आप अपना खर्चा करेंगे। आपके जो कंफर्ट्स हैं, आपकी लग्जरी, बड़े बड़े आइटम्स जो हैं, आपको अगर गाड़ी की ज़रूरत है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कोई स्विफ्ट या डिज़ायर कोई ले लूँ। आप कहेंगे क्या मैं ऑडी ले सकता हूँ, BMW ले सकता हूँ, मतलब एक बड़े रूप में, क्योंकि राहु का काम क्या है? एम्पलीफाई करना। तो आपकी अगर छोटी सी भी डिज़ायर हो उसको बहुत बड़ा बना देना, ये राहु का काम होता है। तो आपके खर्चे इन चीज़ों पे होंगे। लेकिन इसके अलावा जो है, राहु टेक्नोलॉजी भी है, राहु लेटेस्ट गैजेट्स हैं।
तो राहु इनके ऊपर भी आपके खर्चे करा सकता है। तो अब मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि अश्विनी जी, आप अक्सर बात करते हैं कि राहु रिसर्च की बात करता है, जबकि रिसर्च तो 8th हाउस का है काम, तो आप 12वें हाउस में कैसे जोड़ के देखते हैं? तो मैं उनको 2 कारण बताऊंगा। पहला कारण ये है कि चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर ये एक मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। तो जो त्रिकोण में होते हैं वो सारे घर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के कारकों के साथ भी उनका समन्वय रहता है। 8वां घर रिसर्च का जरूर है, डीप रिसर्च, डीप प्रोबिंग, इन्वेस्टिगेशन, ये सब 8वां घर करता है। वेरी राइट, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए हायर स्टडीज़ हम 9 से देखें, लेकिन पीएचडी जब हम बात करते हैं तो हम 8th हाउस से देखते हैं। तो चलिए साहब, 8वां घर तो रिसर्च का हो गया, तो 12वां किस तरह का रिसर्च है? 12वां उसका इन्वायरमेंट है कि रिसर्च में इन्वायरमेंट कैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी रिसर्च कर रहा है, तो अपनी लैब में या अपने घर पे या अपने ऑफिस में जहाँ भी वो रिसर्च कर रहा है, वहाँ पे वो अकेला हो जाएगा, वहाँ पे इतना खो जाएगा, इतना मगन हो जाएगा अपने काम में कि उसे दुनिया की सुध बुध नहीं दिखाई देगी। इसीलिए जो वर्ल्ड के बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं या बड़े से बड़े जो मुनि मनीषी जो हुए हैं, ऋषि लोग हुए हैं, वो एकांतवास में अपना कार्य करा करते थे। और एकांतवास कहाँ का फैक्टर है, कहाँ का कारक है, कहाँ का सिग्निफिकेशन है? वो 12th हाउस का है। तो 12th हाउस में जब रिसर्च करता है तो राहु टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और नई नई चीज़ों को खोजने का काम करेगा। जो पुरानी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वो क्यों हैं, ये देखने का काम जो है वो केतु का है। इसलिए केतु डीप प्रोब करता है, इन्वेस्टिगेटिव होता है। लेकिन राहु नई चीज़ों को, नए आविष्कारों की जननी का जो कारक अगर मैं कहूँगा तो वो राहु बनेगा। तो इसलिए स्लीप के बारे में जब हम बात करेंगे तो सिर्फ राहु से नहीं, क्योंकि फिर हम चंद्रमा भी जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन अगर शांत नहीं हो पा रहा है, यानी कि मून अगर एफ्लिक्टेड है, तो वो फिर अच्छी स्लीप आपको नहीं दे सकता है। इसीलिए बहुत सारी बातें अगर हम करें तो राहु को विदेश से कारक और ये सब बातें करें कि विदेश का है, स्लीप का है, एक्सपेंसेस का है। बेसिकली 12वां भाव आपसे चीज़ें छुड़वा देने का है। अब जैसे पैसा है, आपसे कैसे छूट सकता है? आप खर्चे करें तो छूट सकता है, आप उसे दान कर दें तो छूट सकता है, आपसे कोई चुरा के ले जाए, आपकी डकैती पड़ जाए उसमें पैसे की, तो भी छूट सकता है, या पैसा चलते चलते या कहीं पे भी आपसे खो जाए तो भी छूट सकता है। इसलिए छूटने का जो काम होता है वो 12वां भाव है। इसीलिए 12वें भाव को हमने सबकॉन्शियस माइंड से जब जोड़ा था तो 12वें भाव को हमने लिबरेशन का भी कहा, हमने मुक्ति का कहा। मुक्ति का मतलब क्या होता है? उस चीज़ से मुक्त हो जाना। अब 2 तरह से आपकी मुक्ति हो सकती है, या तो आप उससे डिटैच हो जाएं या वो चीज़ आपसे चली जाए। तो बेहतर क्या है कि वस्तु आपके पास है तब भी खुश, और वस्तु आपके पास नहीं है तब भी आप खुश, तब भी आप सुखी हैं। तो ये डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप जंगल में जाके बैठ जाएं तभी डिटैचमेंट हो। अगर एसी चल रहा है तब भी बहुत बढ़िया, और अगर लाइट चली गई, नहीं एसी चल रहा है, तब भी आप सुखी हैं। तो डिटैचमेंट और मुक्ति का जो कारक है, इसी को मेटेरियलिस्टिक टर्म्स में हम बात करें तो हम लॉसेस का कारण बता देते हैं। तो मित्रों, आज हमने जो बात करी वो हमारे इस सीरीज़ का, राहु सीरीज़ का ये अंतिम वीडियो था, जिसमें हमने बताया कि राहु 12वें भाव में हो तो वो किस तरह का फल देगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को संक्षिप्त रूप में मैं जो बता पा रहा हूँ उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और फिर भी आपको कहीं पे जो कमियाँ लगे, निश्चित रूप से कमियाँ तो ज़रूर होंगी, आपको जो लगे वो प्लीज़ खुल के मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वो भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि एप्रिसिएशन से बड़ा मोटिवेटर और कुछ भी नहीं होता। और मैं चाहूँगा कि अब मैं जो अपनी नेक्स्ट आगे की और जो वीडियोस बनाऊँगा, आप मुझे रिकमेंड करें कि मैं किस चीज़ पे बनाऊँ, तो मैं उसी सीरीज़ को लेके आगे और चलना चाहूँगा। तो आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद। मैं अश्विनी कुमार अग्रवाल एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से आप सभी का एक बार हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।